हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री एजुकेशन। आज से हम भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी का क्रैश कोर्स शुरू कर रहे हैं। उसका ये पहला लेक्चर होगा और ये लेक्चर सीरीज आपके आने वाले जो एग्जाम्स हैं सभी एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। इस क्रैश कोर्स को पढ़कर आप बहुत ही कम टाइम में आपका जो इंडियन पॉलिटी है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको मैं किताबी भाषा पढ़ाने वाला हूँ, इसमें मैं आपको पूरी तरीके से समझाऊंगा। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके एग्जाम्स के लिए हैं सभी आपको यहाँ बताए जाएंगे और उसको एक्सप्लेन किए जाएंगे। इसे पढ़ने के बाद इंडियन पॉलिटी इतना सिंपल हो जाएगा कि ये आपके लिए खेल हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन होगा आप आसानी से कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जो पहला चैप्टर कहलाता है संविधान का इतिहास। जैसे जो हमारा भारतीय संविधान है इसको अगर आपको अच्छे से समझना है तो उसके लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारा जो संविधान है किन किन परिस्थितियों में कैसे कैसे बना है। तो इसी कारण से ये पहला चैप्टर पढ़ा जाता है संविधान का इतिहास। इसमें आप देखेंगे कि हमारे इतिहास में ऐसी ऐसी क्या क्या घटनाएं हुई थी जब ब्रिटिश शासन यहाँ चल रहा था, जो आगे चलकर हमारे संविधान के विकास की सीढ़ियां के रूप में ये साबित होगा। तो हालांकि आपको आधुनिक भारत पढ़ा दिया गया है, आधुनिक भारत कंप्लीट हो गया है, आपने पढ़ लिया होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ लेंगे। तो आधुनिक भारत में आपने बहुत सारे जो घटनाएं हैं इतिहास की, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी तो क्या क्या हुआ था आपको पूरा एक्सप्लेन किया गया है। और यहाँ पे हम वही तथ्य पढ़ेंगे जो आपके इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था के अंदर पूछे जाएंगे और जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करने से पहले बता दूं मैं, आप हमें ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम पर। यहाँ पे इसके पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ। तो टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या आप टेलीग्राम एप्लीकेशन अगर आपके पास है तो डायरेक्ट @श्री एजुकेशन सर्च कर लीजिए, हमारा चैनल आ जाएगा, वहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा। और हमारे डेली करंट अफेयर सुबह 5 बजे मिल जाते हैं और ये ऐसे करंट अफेयर होते हैं उसमें आपको स्टैटिक जीके का भी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन बता दिया जाता है, पूरी फुल तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। तो ज्वाइन कर लीजिए उसे भी। जो पहले के अपलोड हुए हैं वो सब देख लीजिए, जो भी आगे एग्जाम हो रहे हैं और जो अभी हुए हैं आपने देखा होगा, वहां से बहुत सारा पूछा जा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंडियन पॉलिटी की। देखिए मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू बता देता हूँ। वैसे आपने आधुनिक भारत पढ़ लिया होगा, उम्मीद कर रहा हूँ। अगर नहीं पढ़ा तब भी देख लीजिए। अब क्या हुआ था, 1600 ईस्वी की बात है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड से अनुमति मिल गई थी। जो वहां की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, उनसे अनुमति मिल गई थी कि जाइए आप लोग पूर्व साइड में आप व्यापार कर लीजिए। तो इसी चक्कर में वो व्यापार करने के लिए भारत आए थे। तो 1600 से 1757 तक उनका जो व्यापार था तो व्यापार तक ही सीमित था। मगर 1757 में क्या हुआ, प्लासी का युद्ध हो गया और इसके जस्ट बाद बक्सर का युद्ध हो गया 1764 में। तो इस युद्ध के बाद कंपनी को जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जो दीवानी है, वहां के जो टैक्स वसूलने का वो अधिकार मिल गया इनको। तो इसी तरीके से धीरे धीरे इन्होंने विस्तार करना शुरू कर दिया। तो आप देखेंगे आगे चलकर कि कंपनी का जो शासन था वो 1773 से 1858 तक था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। मगर 1857 की क्रांति के बाद 1858 से इनसे शासन छीन लिया गया और डायरेक्ट जो है ब्रिटिश ताज ने प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथों में शासन ले लिया था भारत का, जो कि 1947 तक चला, आप सब जानते हैं। ठीक है, तो मैं डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ। प्लासी के युद्ध में क्या हुआ, बक्सर के युद्ध में क्या हुआ, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। बस आप समझने के लिए ये देखिए कि अंग्रेज आए, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, प्लासी का युद्ध, बक्सर के युद्ध के बाद उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो क्षेत्र था इस पर अधिकार अपना कर लिया। ठीक है, और जो कंपनी का शासन चलता है 1773 से 1858 तक। तो सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कंपनी के शासन काल में क्या क्या इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई जो आपको पढ़नी है। आपके एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, पहला चैप्टर जो जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ लीजिए, उसमें से क्वेश्चन आएंगे। तो 1773 से 1858 के बीच में सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट का आपको पढ़ना है। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट जो है ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा उठाया गया ये पहला ऐसा कदम था जिसके अंतर्गत जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके कार्यों को नियमित कर दिया गया और उनके कार्यों को एक नियंत्रित तरीके से चलाया गया। तो जिसके अंतर्गत क्या हुआ, इसके अंतर्गत अब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसके पहले क्या था, कोई भी नियमित, कोई भी कुछ भी नियंत्रित नहीं था, जैसे चल रहा था वैसे चलाया जा रहा था। इससे पहले गवर्नर हुआ करते थे, मगर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद गवर्नर जनरल की पोस्ट आ गई, मगर बंगाल का गवर्नर जनरल। तो आपको मालूम होना चाहिए, तो पहला बंगाल का गवर्नर जनरल कौन है,
तो उसका नाम था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग याद रखिएगा, ठीक है। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग जो है ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। अब बंगाल का जो गवर्नर जनरल था इसकी सहायता के लिए 4 सदस्य का एक परिषद का गठन किया गया। तो ये परिषद क्या कहलाता था? गवर्नर जनरल का कार्यकारी परिषद, ठीक है। आप कह सकते हैं केंद्रीय कार्यकारी परिषद। तो 4 सदस्य होगी इसकी हेल्प करने के लिए गवर्नर जनरल की, ठीक है। अब इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या हुआ, 1774 में जाकर कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत एक मुख्य न्यायाधीश थे और बाकी जो 3 थे, एक 3 अन्य न्यायाधीश थे। और 1773 वाला वो रेगुलेटिंग एक्ट था जिसके तहत कंपनी के जो कर्मचारी थे उन पर पाबंदी लगा दी गई कि वो अपना निजी व्यापार नहीं कर सकते और ना ही भारतीय लोगों से उपहार या रिश्वत ले सकते हैं। तो कंपनी के जो कर्मचारी है उनके निजी व्यापार, उनके रिश्वत लेने का जो सिस्टम था, जो उपहार वो लिया करते थे भारतीय लोगों से, वो भी बंद कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। अब देखिए भारत पर जो शासन चल रहा था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का था, मगर जो ब्रिटिश सरकार थी, इंग्लैंड में बैठी हुई ब्रिटिश सरकार थी, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा कंपनी पर नियंत्रित कर रही थी। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि भारत में जो भी राजनीतिक कहें या प्रशासनिक कहें, जो भी मामले हैं उसकी जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की का ही उत्तरदायित्व था। ये 24 सदस्यों की एक संगठन था, ये 24 सदस्य थे इसमें। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तो इसमें ये आपको पढ़ना है। इसके बाद देखिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया था। तो बेसिकली ये क्या था, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था ना, उसी में जो कमियां थी उसी को पूरा करने के लिए लाया गया था। अभी तक आप देख रहे हैं केवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नाम का ही संगठन था। अब क्या हुआ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये 2 संगठन आ गए। तो 6 सदस्यों का एक और संगठन लाया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या था, भारत के अंदर जितने भी राजनीतिक मामले हैं वो तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जिम्मे थी, और जो व्यापारिक मामले हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर संभालेगा, ठीक है। तो भारत के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक और राजनीतिक दोनों मामले अलग अलग कर दिए गए। जो व्यापारिक मामले थे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उस पर स्वामित्व होगा इसका, और जो राजनीतिक मामले हैं उस पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल का कंट्रोल होगा। मतलब राजनीतिक मामलों से अभिप्राय क्या है, राजनीतिक मामलों का आपको मालूम होना चाहिए। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है इनको ये शक्तियां दी गई कि ये ब्रिटिश नियंत्रित भारत के अंदर जो वहाँ नागरिक हैं, जो सैन्य सरकार है और जो टैक्स वसूलना है, ये सब जो गतिविधियां हैं उस पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल का कंट्रोल होगा। बाकी जो व्यापारिक मामले हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सिंपल सी बात है। अब तक आपने देखा होगा जो गवर्नर जनरल था उसकी सहायता के लिए 4 सदस्य की एक परिषद का गठन किया गया था, जिसे आप कार्यकारी परिषद के नाम से जानते हैं ना। तो अब उसकी संख्या घटाकर कितनी कर दी गई, 3, एक घटा दी गई। अब कितनी हो गई, 3 हो गई, ठीक है। इतनी बातें आप याद रखिए। अब देखिए जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो 6 सदस्य थे, ये 6 सदस्य ब्रिटेन के जो सम्राट होंगे उनके द्वारा ये चुने जाएंगे। इनकी नियुक्ति जो है ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा की जाएगी। 1784 के बाद आप याद रखना है 1793 का चार्टर्ड एक्ट। देखिए जो 1773 का चार्टर्ड एक्ट आया था ये 20 वर्षों के लिए था, केवल 20 वर्षों के लिए था। अब देखेंगे 20-20 वर्षों के लिए होंगे। अब 20 वर्ष समाप्त हो गए तो फिर से एक चार्टर्ड एक्ट पास किया गया 1793 का। मतलब जो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे राज कर रही थी ना, तो ये चार्टर्ड एक्ट के द्वारा 20 साल के लिए और अनुमति दी गई। किसके द्वारा ये चार्टर्ड एक्ट आ रहे थे, इंग्लैंड में बैठी जो सरकार है उसके द्वारा आ रहे थे, ठीक है। अब 1793 के चार्टर्ड एक्ट में क्या हुआ, इसमें एक ही बात इंपॉर्टेंट हुई थी, ज्यादा कुछ फर्क नहीं हुआ था। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य थे और जो कंपनी के सभी कर्मचारी थे ना, उनका जो वेतन है वो इंडियन रेवेन्यू में से दिया जाएगा, भारतीय कोष में से उनका वेतन दिया जाएगा। जो कंपनी के सभी कर्मचारी और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सभी सदस्य हैं उनका जो वेतन है वो भारत के अंदर भारतीय खजाने से ही दिया जाएगा उनका वेतन। ये 1793 के चार्टर एक्ट में ऐसा हुआ था। इसके बाद आपको देखना है ये भी 20 सालों के लिए था। 20 साल समाप्त हो गए कब, 1813 में। फिर से ये 1813 का चार्टर्ड एक्ट आया था, ये भी 20 वर्षों के लिए था। अब 1833 में आपको आगे मिलेगा ये। तो 1813 का चार्टर्ड एक्ट आया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें क्या क्या याद रखना है आपको। अब इसमें देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है
व्यापार के मामले में जो एकाधिकार था, मोनोपोली थी, वो समाप्त कर दी गई। भारत के अंदर जो व्यापार था ईस्ट इंडिया कंपनी का ना, उस पर मोनोपोली थी, उनका एकाधिकार था। कोई भी दूसरा बॉडी जो है वो व्यापार नहीं कर पा रहा था, इन्हीं की मोनोपोली थी। वो मोनोपोली समाप्त कर दी गई। परंतु चीन में जो व्यापार की मोनोपोली थी इनकी, वो बनी रही। चीन में व्यापार का जो एकाधिकार था, और भारत के अंदर एक चाय का जो व्यापार था ना, केवल चाय वाला जो व्यापार था, उस पर भी मोनोपोली बनी रही। बाकी भारत के अंदर इनके व्यापार की मोनोपोली समाप्त कर दी गई। अब 1813 चार्टर एक्ट में यह भी हुआ कि भारत के अंदर जो ईसाई मशीनरियां थी, जो ईसाई धर्म के प्रचारक थे ना, उनको अनुमति दे दी गई कि वो भारत में आकर ईसाई धर्म का प्रचार कर सकते हैं। और इसी एक्ट के तहत पहली बार ऐसा हुआ कि कंपनी की आय से भारतीयों के लिए शिक्षा के लिए हर वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने की सुविधा की गई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहली बार शिक्षा के लिए, भारत के अंदर शिक्षा के लिए हर वर्ष 1 लाख रुपए जो है वो कंपनी की आय से खर्च होंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। क्योंकि मोनोपोली समाप्त कर दी गई थी, तो इसी कारण से जो ब्रिटिश के अन्य व्यापारी थे और जो इंजीनियर्स थे, उनको भी भारत में आने की और भारत में बसने की अनुमति प्रदान कर दी गई। मगर उनको ये कर दिया गया, अगर आप आना चाहते हैं भारत के अंदर तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से वो लाइसेंस प्राप्त कर लें और भारत में आकर अपना व्यापार करें, क्योंकि मोनोपोली तो समाप्त कर दी गई है, व्यापार का एक अधिकार जो समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद देखिए 20 साल समाप्त हो गए, फिर आया नया चार्टर्ड एक्ट 1833 का चार्टर एक्ट। जैसा कि आपको पहले ही बता दिया गया था कि भारत के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एकाधिकार था व्यापार करने का, हटा दिया गया, उसे समाप्त कर दिया गया, मोनोपोली समाप्त कर दी गई। अब मगर चीन में एकाधिकार बना रहा था, मगर 1833 के चार्टर एक्ट में वो भी समाप्त कर दिया गया। चीन से व्यापार का भी एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब 1833 के चार्टर एक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट घटना आपको याद रखनी है। अब तक आप पढ़ते आ रहे होंगे बंगाल का गवर्नर जनरल, अब हो जाएगा बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछा जाए तो विलियम बेंटिंग, और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल हमने आपको बता दिया लॉर्ड वारेन हेस्टिंग है। और अगर आपको याद हो 1784 का जो पीट्स इंडिया एक्ट अभी हमने आपको पढ़ाया ना, उसमें यह बताया गया था जो गवर्नर जनरल था उसकी सहायता के लिए जो उसकी कार्यकारी परिषद थी, उसमें एक संख्या घटाकर 3 कर दी गई थी, याद हो अगर। पहले 4 थे शुरुआत में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में, फिर 1784 में 3 हो गई। अब 1833 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ, फिर 4 कर दी गई, एक संख्या और बढ़ा दी गई। गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद था उसमें एक संख्या और बढ़ा दी गई जो उसकी हेल्प कर रहे थे। अब कितनी हो गई, 4 हो गई। जो चौथा बढ़ाया गया ना, वो कानून विशेषज्ञ या विधि विशेषज्ञ के रूप में बढ़ाया गया। वो कानून का जानकार था। पहला जो कानून विशेषज्ञ था वो मैकाले था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैकाले को पहली बार कानून विशेषज्ञ या विधि विशेषज्ञ के रूप में जोड़ा गया। और दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया इस चार्टर्ड एक्ट के द्वारा। और गवर्नर जनरल जो थे उनको ये निर्देश दिए गए थे कि वो दास प्रथा को समाप्त करें, चाहे उसके लिए कोई भी कदम उठाएं, बस वो दास प्रथा को क्या करें, दास प्रथा को समाप्त करें। तो ये आगे चलकर 1843 तक दास प्रथा का जो है उन्मूलन हो गया था, दास प्रथा को समाप्त किया गया था। तो ये चार्टर्ड एक्ट आपको ये याद रखना है। उसके बाद देखेंगे 20 साल हो गए, फिर आएगा 1853 में चार्टर्ड एक्ट। तो 1853 के चार्टर्ड एक्ट में क्या पढ़ना है आपको। अब देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या 18 कर दी गई, 24 थी ना, 24 से क्या हो गई 18 कर दी गई। अरे भूल गए क्या, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बताया था प्लस बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामले, बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामले। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 सदस्य थे ना, जो ब्रिटिश के सम्राट के द्वारा चुने जाने थे। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 24 सदस्य थे, इनकी संख्या घटाकर कितनी कर दी गई, 18। पूछा जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या 24 से 18 हो गई या 6 कम कर दिए गए, कब, 1853 के चार्टर्ड एक्ट में। उसके बाद देखिए एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक क्या आप जान रहे थे, गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल के साथ कौन था, अब तक 4 सदस्य थे जो कहलाते थे कार्यकारी परिषद कहलाता था इसके सहायता के लिए। अब से क्या हुआ, 1853 के चार्टर्ड एक्ट के बाद क्या हुआ, 6 नए सदस्य जोड़ दिए गए जो क्या कहा जाने लगा, विधान परिषद। अब इसके साथ क्या हो गए, 6 और नए सदस्य आ गए जो अब क्या कहलाएगा, विधान परिषद। ये कार्यकारी परिषद है
जो पहले चला रहा था, और ये विधान परिषद। अब विधान परिषद जो 6 सदस्य जोड़े गए, इनका मेन कार्य क्या था? इनका मेन ये था कि कानून जो निर्माण होते हैं उनमें ये सहायता करें। ठीक है, जो भी कानून निर्माण होते हैं, कानून निर्माण की प्रक्रिया में सहायता कौन करेगा? ये 6 सदस्य। ठीक है, विधान परिषद। जैसे आप समझ लीजिए जो संसद है ना आज की, तो वही समझ लीजिए ये। ठीक है, आप तुलना कर लीजिए इसको। ये संसद है, और ये जो 4 सदस्य जो बताए थे कार्यकारी परिषद, ये कैबिनेट मान लीजिए आप। ठीक है, मतलब इक्वल करने के लिए, समझने के लिए, रिलेट करने के लिए। तो अब क्या देखेंगे, गवर्नर जनरल के 2 परिषद हैं, एक तो कार्यकारी परिषद और एक विधान परिषद। कंफ्यूज ना होइएगा, 6 नए सदस्य जोड़ दिए गए, विधान परिषद कहलाए जाने लग गया वो। अब 1853 में क्या हुआ, सिविल सेवकों की ओपन भर्ती, खुली भर्ती जो प्रतियोगिता है वो शुरुआत कर दी गई। इस प्रकार आप कहेंगे कि जो सिविल सेवा की जो परीक्षाएं हैं वो भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दिए गए। ठीक है, तो इसके लिए 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1854 में मैकाले समिति, मैकाले की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जो इसी के लिए था। जो सिविल सेवा परीक्षा है, भर्ती है, ये अब क्या होगी, खुली प्रतियोगिता होगी। पहले क्या था कि वो अपने रिकमेंडेशन पर जो कंपनी थी वो कर लेती थी, अपने जो जिसको मन करता था वो बना देते थे उसको। मगर अब क्या हो गया, सबके लिए खुली प्रतियोगिता होगी, पेपर में पास होंगे तो वो नियुक्त हो जाएंगे, जैसे अभी होता है। मतलब जैसे अभी होता है, इतना पारदर्शी नहीं था, तो फिर भी एक तरीके से खुली प्रतियोगिता कर दी गई। ठीक है, तो ये 1853 का चार्टर्ड एक्ट है। अब इसके बाद आपको पढ़ना है 1858 का भारत शासन अधिनियम। अब देखिए बहुत ज्यादा परिवर्तन हो गए। अब इससे पहले, 1 साल पहले, अभी 1857 का जो बहुत ही बड़ी क्रांति हुई थी, ये बहुत सारे सभी वीडियो बन गए हैं आधुनिक भारत के इतिहास, वो देख लीजिएगा। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी वो पूरे प्रशासन को इसने काया पलट कर रख दिया था। पूरे प्रशासन को जो है उसकी नींव हिला दी थी। तो इसी कारण से ईस्ट इंडिया को समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया जो कंपनी है उसके शासन को समाप्त कर दिया गया। अब भारत का जो शासन है वो ब्रिटेन की संसद को दे दिया गया। ठीक है, मतलब इस अधिनियम के तहत क्या होगा, जो भारत का शासन होगा वो उस समय की जो महारानी विक्टोरिया है ना, उसी के अधीन चला गया। अब जो होंगे भारत के जो गवर्नर जनरल, आप अब तक सुन रहे थे, अब क्या कहलाए जाने लग जाएगा गवर्नर जनरल को, भारत का वायसराय। और पहला वायसराय कौन होगा, लॉर्ड कैनिंग। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी बता रहा हूं मैं। भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग होगा। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया। समाप्त मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो पूरी तरीके से जो समाप्त होगी वो आगे चल के समाप्त होती है भारत के अंदर। और अब तक देख रहे थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्लस बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे। ठीक है, जो शासन को बागडोर संभाल रहे थे। मगर अब ये भी क्या हो गए, इनसे पावर छीन ली गई। तो अब भारत का शासन कैसे चलेगा? अब भारत के शासन को चलाने के लिए एक भारत राज्य सचिव को नियुक्त किया गया। मतलब अब भारत का जो शासन है वो ब्रिटिश संसद की ओर से कौन देखेगा, भारत राज्य सचिव। अब भारत राज्य सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्य वाली जो है भारत परिषद का गठन किया गया, इंडियन काउंसिल। इंडियन काउंसिल क्या थी, 15 सदस्य वाली एक टीम थी जो भारत राज्य सचिव की हेल्प करेगा। ठीक है, इंडियन काउंसिल इंपॉर्टेंट, याद रखिए आप। मतलब अब भारत के अंदर जो शासन होगा, जो भी कानून बनेंगे और भी जो कदम उठाए जाएंगे, उनमें भारत जो सचिव हैं, भारत के जो राज्य सचिव हैं, इनकी अनुमति जो है, इनकी आज्ञा अनिवार्य कर दी गई है। और जो भारत परिषद ये बताया ना, इंडियन काउंसिल, ये केवल सलाहकारी प्रवृत्ति का होगा। मतलब ये केवल सलाह दे सकता है, और ये जो सलाह दे रहा है उसको मानना या ना मानना वो भारत राज्य सचिव के ऊपर है। तो 1858 के बाद आता है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। अब तो आपको कंफ्यूजन नहीं है, चार्टर्ड एक्ट ये सब चार्टर्ड एक्ट खत्म हो गए क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई। अब 1861 का भारत परिषद अधिनियम याद रखिए। अब देखिए वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी, बताया ना, वायसराय जो है मतलब या गवर्नर जनरल जो थे, वायसराय की 2 परिषद थी, एक कार्यकारी परिषद और एक विधान परिषद। ये भी आपको मालूम है, जो विधान परिषद कानून बनाने में इसका योगदान होगा, और ये कार्यकारी परिषद। अब कार्यकारी परिषद में एक और सदस्य बढ़ा दिया गया। मतलब अब संख्या कितनी हो गई, 5 संख्या हो गई, 5 सदस्य हो गए। पहले 4 थे, अब कितने हो गए, 5 सदस्य हो गए। और उसके बाद वाला पॉइंट देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको मालूम है 1757 की जो महान क्रांति हो गई है, उसका ब्रिटिश जो सरकार थी उसको बहुत ही अच्छे से ये एहसास हो गया, महसूस हो गया कि अगर उनको शांति पूर्वक
ये सरकार चलानी है, भारत पर शासन अगर करना है तो भारतीयों का भी सहयोग लेना आवश्यक है, अदरवाइज वो बहुत दिन तक टिके नहीं रह सकते। तो इसी सहयोग की नीति से उन्होंने जो विधान परिषद था उसमें भारतीयों को भी ऐड करना शुरू किया। जैसे वायसराय एक कार्यकारी परिषद है, एक जो विधान परिषद है, ठीक है। अब विधान परिषद में जो 6 सदस्य पहले आपको बताए थे वो तो केवल अंग्रेज हुआ करते थे, जो ब्रिटिश सम्राट के द्वारा नियुक्त किए गए थे, मगर अब उसकी संख्या को बढ़ाया गया। अब उसमें भारतीयों को भी ऐड किया गया। वायसराय की जो विधान परिषद है उसमें पहली बार 3 भारतीयों को जोड़ा गया जो गैर सरकारी प्रवृत्ति के होंगे, वो परमानेंट सरकारी नहीं होंगे, वो गैर सरकारी सदस्य के रूप में उनको जोड़ा गया। पहली बार गैर सरकारी सदस्य के रूप में 3 भारतीयों को जोड़ा गया। किस एक्ट के तहत, ये क्वेश्चन पूछा जाए, 1861 का भारत परिषद अधिनियम। और वो 3 सदस्य कौन थे? सबसे इंपॉर्टेंट नाम है सर दिनकर राव का, और बाकी जो 2 राजा थे, एक बनारस के राजा थे, एक पटियाला के राजा थे। सर दिनकर राव, बनारस के राजा और पटियाला के राजा, ये गैर सरकारी सदस्य के रूप में जोड़े गए वायसराय की विधान परिषद में। होप आपको क्लियर हो रहा होगा, वायसराय की विधान परिषद और कार्यकारी परिषद में कंफ्यूजन नहीं होना। और 1861 का जो अधिनियम था, इसमें पहली बार क्या हुआ, मंत्रिमंडल व्यवस्था या विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई। मतलब आज जैसे होते हैं ना कैबिनेट मिनिस्टर में, ये विभाग इनके हाथों में, रेल मंत्री अलग हैं, शिक्षा मंत्री अलग हैं, इसी तरीके से वायसराय की जो परिषद थी उसमें विभागीय प्रणाली शुरुआत की गई या मंत्रिमंडल व्यवस्था को अपनाया गया। और इसी के अंतर्गत जो वायसराय की जो परिषद थे उनके जो सदस्यों को एक से ज्यादा भी विभाग दिए गए। जैसे एक ही सदस्य को 2-3 विभाग दे दिए गए हैं। जैसे एक ही सदस्य के पास रेल मंत्रालय भी आ गया, शिक्षा मंत्री भी वही हैं, तो इस तरीके से एक से ज्यादा विभाग भी दिए जाने लग गए। और इस अधिनियम के तहत पहली बार क्या हुआ, वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, मगर उस अध्यादेश की जो अवधि है वो मात्र 6 महीने की होगी। इस अधिनियम के बाद 1876 का शाही उपाधि अधिनियम, बस इसमें एक ही बात याद रखनी, ज्यादा कुछ खास नहीं है, जो शाही उपाधि अधिनियम है। अब इसमें वायसराय की कार्यकारी जो परिषद थी उसमें एक और सदस्य बढ़ा दिया गया। मतलब अब कितने हो गए, 5 से कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है। अभी वायसराय की कार्यकारी परिषद में बढ़ाया गया। विधान परिषद में तो पहले ही बढ़ा दिया गया, 3 सदस्य जो गैर सरकारी जो भारतीय जोड़े गए। अब कार्यकारी परिषद में अभी एंट्री नहीं हुई है भारतीयों की, तो कार्यकारी परिषद में एक और सदस्य बढ़ा दिया गया। अब कितने हो गए, 6 हो गए। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है आपको कि 28 अप्रैल 1876 में ये घोषणा की गई कि जो महारानी विक्टोरिया है इसी को भारत की साम्राज्य घोषित कर दिया गया। जैसे सम्राट होता है ना, पुरुष होंगे तो सम्राट, अगर स्त्री होंगी तो उसे क्या कहेंगे, साम्राज्य घोषित कर दिया गया, ठीक है, साम्राज्य घोषित कर दिया ऑफिशियली, मतलब ये घोषणा कर दी गई। तो इस अधिनियम के तहत, इसीलिए इसे शाही उपाधि अधिनियम भी कहते हैं। 28 अप्रैल 1876 में महारानी विक्टोरिया को भारत का जो है वो भारत की साम्राज्य घोषित कर दिया गया। तो इसके बाद आता है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। अब देखिए वायसराय की जो विधान परिषद थी, ऑलरेडी 3 सदस्य भारतीय जोड़े गए, अब और उसका विस्तार किया गया। उसका क्या है, विस्तार और किया गया। ये तो केंद्रीय विधान परिषद थी, ऐसे ही प्रांतीय विधान परिषद भी थी। प्रांतीय विधान परिषद का मतलब जैसे बंबई प्रेसिडेंसी थी, मद्रास प्रेसिडेंसी थी, वहां भी तो गवर्नर थे ना, तो उन गवर्नर की भी तो विधान परिषद कुछ होगी। जैसे वायसराय की विधान परिषद है तो ये केंद्रीय विधान परिषद कहला रही है। प्रांतीय विधान परिषद मतलब जो वहां की जो प्रेसिडेंसी थी, जहां वहां के गवर्नर थे, जैसे बंबई के गवर्नर, मद्रास के गवर्नर, इनके जो विधान परिषद थे उनका भी विस्तार किया गया। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, फिलहाल ये याद रखिए वायसराय की जो विधान परिषद है उसका विस्तार किया गया, तो और 4 सदस्यों को जोड़ा गया, और 4 वो भारतीय सदस्य थे, ठीक है, और 4 भारतीय सदस्यों को जोड़ा गया, वो भी गैर सरकारी के रूप में जोड़ा गया, ठीक है, गैर सरकारी के रूप में जोड़ा गया। अब इन 4 सदस्यों का जो चुनाव हुआ, इन 4 सदस्यों को जो जोड़ना था वो एक चुनाव के द्वारा किया गया, तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली थी वो, ठीक है। तो पहली बार चुनाव का यूज हुआ 1892 में, हालांकि वो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली थी। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली मतलब डायरेक्ट लोगों के द्वारा नहीं चुने गए थे, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है ना, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली वही थी, ठीक है। तो पहली बार चुनाव व्यवस्था 1892 में देखने को मिली, अंग्रेजों का जब शासनकाल था। और जो ये सदस्य थे, जो जोड़े गए थे सदस्य थे गैर सरकारी,
इनको बजट पर जो है बहस करने का अधिकार दिया गया। हालांकि ये जो अधिकार था, इनका लिमिट था, ये क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते थे, बस एक सलाह दे सकते थे। मतलब कोई भी अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, इतना अधिकार नहीं दिया गया था। तो ये था 1892 का भारत परिषद अधिनियम। अब आगे आप पढ़ेंगे 1900 के अंदर 1909 भारत परिषद अधिनियम पढ़ेंगे आप, जिसे आप मार्ले मिंटो सुधार कहेंगे। फिर आगे आप 1919 का भारत परिषद अधिनियम मार्टिन चेम्सफोर्ड सुधार पढ़ेंगे। ऐसे धीरे धीरे जो भी आपका पहला चैप्टर है अगले लेक्चर में खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप संविधान सभा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा, उसके बारे में पढ़ेंगे आप। तो उम्मीद कर रहा हूँ लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। स्क्रीन पर जो 4 लेक्चर आ रहे हैं इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।